अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि फेडरल बोर्ड में एग्ज़ाम शरीफ का चांद नज़र आ चुका है और 27 और 28 तारीख को अप्रैल से 9th और 10th के एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। उसके लिए ज़ाहिर है कि आप लोगों की अभी प्रिपरेशन का फ़ेज़ है और यूँ समझ लें कि मैं यूँ कहूँगा कि आपके एतकाफ़ बैठने का टाइम है। अब एतकाफ़ एक तो प्रॉपर एतकाफ़ होता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग सारी फालतू की एक्टिविटीज़ को साइड पे करके अपने लिए एक टाइम निकालें, अपने लिए एक स्पेस निकालें और घर वालों से कहें कि भाई 1 महीने तक अल्लाह हाफ़िज़, खाना पीना ये मामलात जो हैं वो रोज़ा, सहरी, इफ्तारी वो तो चलता है। उसके अलावा बाकी भाई मैं आपको नहीं जानता, घर वालों से कहें और आप मुझे नहीं जानते, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा एग्ज़ाम के ख़त्म होने तक, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि चैप्टर वाइज आप लोगों को मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आपको प्रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। आज मैं 9th के चैप्टर नंबर 1 को डील कर रहा हूँ, लेकिन इसी तरीके से 9th के बाकी चैप्टर्स भी सारे और 10th क्लास के चैप्टर भी आप लोगों ने किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या इंपॉर्टेंट कंसिड्रेशन होनी चाहिए, उसको हम डील करने वाले हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अगर नए हैं इस चैनल पे, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये रेड वाला बटन जो आपको नज़र आ रहा है इसको आप प्रेस करें और साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें और इस चैनल को आप डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल सकें जो कि आप ही के लिए हैं। स्पेसिफायर इज़ ऑल अबाउट यू फॉर योर बेनिफिट, ठीक है। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन आपने देखनी है, मतलब वैसे तो ये सारे टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन इन टॉपिक्स के अंदर से किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है या जिन चीज़ों को आपने फोकस करना है वो क्या है, वो हम आपसे आज बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं। वैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, जिनको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है ना। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। दो तरह की होती हैं, एक बेस क्वांटिटीज़ और सेकंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब इसको आपने लंबे लंबे रट्टे लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने वो 7 बेस क्वांटिटीज़ याद रखनी है कि बेस क्वांटिटीज़ वो 7 कौन सी हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और ये चीज़ें एक और भी है जो मेरे ज़हन में भी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा 7 के अलावा अगर आप इसको साइड पे कर दें तो बाकी जो क्वांटिटीज़, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। बस ये आपको पता होना चाहिए कि बेस क्वांटिटीज 7 कौन सी हैं, ठीक है। चलो मैं आपको एक दफ़ा गिनवा देता हूँ। सबसे पहले लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये 7 आपके पास बेस क्वांटिटीज़ हैं। इन 7 के अलावा, इन 7 के अलावा जितने भी क्वांटिटीज़ आपको मिलेंगे वो सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, बस ये आपको पता होना चाहिए। अब इसी तरीके से नेक्स्ट है आपके पास कि कन्वर्जन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ इनटू बेस क्वांटिटीज़, कि आपको कोई डिराइव्ड क्वांटिटी दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा कि इस डिराइव क्वांटिटी के अंदर कौन सी बेस क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं कि जो बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो कोई भी डिराइव क्वांटिटीज़ आपको दे दी जाए, मतलब ये जो 7 का जिक्र हमने किया है उससे हटके कोई भी आपको डिराइव क्वांटिटी दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर कौन सी बेस क्वांटिटीज़ हैं, तो आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल डिराइव क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, फोर्स है, मोमेंटम है, एक्सेलरेशन है, स्पीड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, सारा कुछ आपके पास क्या है, डिराइव क्वांटिटीज है। आपसे अगर पूछा जाए कि इनके अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए, आपको इसका आंसर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई भी एक क्वांटिटी लें, फॉर एग्जांपल ले लेंगे फोर्स, ठीक है। अब फोर्स जो है, अगर आपको उसका फार्मूला याद है या उसका एसआई यूनिट याद है, एसआई यूनिट की भी हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है एसआई यूनिट्स, ठीक है। अगर आपको उसका फार्मूला याद है, एस से यूनिट्स याद है, फॉर एग्जांपल फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स आपके पास क्या होता है, फोर्स, चलो हम इसको फार्मूला लिखते हैं, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब फोर्स जो है दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है, मास के ऊपर और एक्सेलरेशन के ऊपर। आपको पता है कि मास जो है वो क्या है, बेस क्वांटिटी है। तो फोर्स के अंदर जो बेस क्वांटिटी है एक तो आपको मिल गई, लेकिन ये एक्सेलरेशन जो है ये डिराइव क्वांटिटी है। तो आपने अब ये देखना है कि एक्सेलरेशन किन बेस क्वांटिटी से मिलके बना हुआ है। अगर आपको मिल जाती है, बात पता चल जाती है कि एक्सेलरेशन के अंदर कौन सी बेस क्वांटिटीज़ हैं, तो फिर तो आपको पता चल जाएगा कि फोर्स किन बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करे। एक तो मास है जो आपको मिल चुका है यहाँ पे, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी डिराइव क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन के अंदर कौन सी बेस क्वांटिटीज़ हैं वो जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सिंपल यहाँ पे एक्सेलरेशन का या तो फार्मूला याद होना चाहिए या इसका एसआई यूनिट याद होना चाहिए। जैसे कि मुझे पता है कि मास का एसआई यूनिट क्या होता है, आपको भी पता है, किलोग्राम, ठीक है। हम इसका एसआई यूनिट लिखते हैं कि ये किलोग्राम, ठीक हो गया। और एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर
पर सेकंड स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। मास का यूनिट किलोग्राम है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहाँ पे देखें किलोग्राम मास, मीटर लेंथ, सेकंड टाइम। तो मास, लेंथ और टाइम ये तीन क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़, जिसके ऊपर फोर्स डिपेंड कर रही है या जो फोर्स के अंदर इन्वॉल्व है। किलोग्राम मास है, ऑब्वियस सी बात है, किलोग्राम मास को किलोग्राम में मेजर किया जाता है, तो मास यहाँ से आपको मिल गया। ठीक है, ये एम है मीटर के लिए, मास है क्योंकि यूनिट में लिखा हो तो वो एम मीटर को शो करता है। जब ये मीटर है तो मीटर किस चीज़ का यूनिट होता है? लेंथ का। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लेंथ लिख दिया। ठीक है, और नेक्स्ट है सेकंड। सेकंड -2 है, माइनस है पावर कुछ भी है, एक्सपोनेंट कुछ भी है, उससे हट के आपने यूनिट देखने गया वो सेकंड है, और सेकंड जो है वो क्या होता है? टाइम होता है, मतलब टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो यहाँ से आपको ये मिल गया कि फोर्स जिन बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है वो मास है, लेंथ है और टाइम है। इस तरीके से कोई भी डिराइव क्वांटिटी आपको दी जा सकती है और आपसे कहा जा सकता है कि आप बताइए कि इनके अंदर कौन सी बेस क्वांटिटीज़ शामिल हैं। और यही आपने इस हद तक इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, 5, 7, 6 की प्रैक्टिस करेंगे तो, और अगर आपको इनके ऐसे यूनिट्स याद हैं, ठीक है, उनके फार्मूलाज याद हैं, तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फिर बात करते हैं ऐसे यूनिट्स की। जैसे फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की, बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज, वैसे ही ऐसे यूनिट दो तरह के, बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। बेस क्वांटिटीज़ के जो भी यूनिट्स होंगे वो बेस यूनिट्स हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के जो भी यूनिट्स हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स हैं। अब बेस क्वांटिटीज़ साथ के साथ आपको पता है, जैसे लेंथ, तो उसका ऐसे यूनिट क्या होगा? मीटर। तो मीटर जो है वो आपके पास बेस यूनिट है। उसके बाद मास, मास किस में होता है? किलोग्राम में, तो किलोग्राम आपका बेस यूनिट है। हम साथ लिख भी देते हैं यहाँ पे कि बेस यूनिट्स में आपके पास आता है, सबसे पहले लेंथ का देखें तो वो मीटर होता है, हम स्मॉल लिख देते हैं एम, मीटर। उसके बाद लेंथ के बाद मास आता है, मास का होता है किलोग्राम, केजी। उसके बाद टाइम है, टाइम का होता है सेकंड, एस। लेंथ, मास, टाइम। उसके बाद क्या हो जाता है? आपके पास क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कह लें, वो मोल में होती है, एम ओ एल, हम उसको लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, जिसको आप कैंडेला में मेजर करते हो, सी डी। ठीक है, उसके बाद आपके पास टेम्परेचर होता है, जो आप केल्विन में मेजर करते हो, के। और लास्ट में एक और आपके पास होता है, वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आप एम्पियर में मेजर करते हो। ठीक है, ये साथ के साथ जो यूनिट्स हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मोल, कैंडेला, केल्विन और एम्पियर, ये आपके पास बेस यूनिट्स हैं। इन बेस यूनिट्स के अलावा, इन 7 बेस यूनिट्स के अलावा जितने भी यूनिट्स हैं आपके पास, वो क्या हैं? डिराइव्ड यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास जब इन यूनिट्स का आपको पता होगा तो कन्वर्जन भी करना आपके लिए आसान होगी, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगी। समझ आ रही है बातें? आई होप कि समझ आ रही हैं। नहीं आ रही तो यहाँ पे हम आपके लिए एक काम करने वाले हैं स्टूडेंट्स के, मैं अभी आपके साथ यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे, ये यकीन करें कि इससे पहले मैंने कभी नहीं किया, और अभी चूँकि आपके एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है, मुझे पता है कि बहुत सारी क्वेरीज आपकी अनएड्रेस्ड रह जाती हैं समटाइम, और आप उस तरीके से यूट्यूब के ऊपर या तो कमेंट करते नहीं हो, ठीक है, या अगर करते तो उस तरीके से टाइमली आपको रिप्लाई नहीं किया जाता। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जब भी मैसेज करेंगे, इंशाल्लाह देर से देर आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि ज़रा मेरे 1100 के करीब अभी सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो अब अगर आधे भी उनमें से कोई मैसेज करते हैं तो 550 तकरीबन, तो उन सबको रिप्लाई करना, टाइमली रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जिस हद तक हो सके अर्ली आपको रिप्लाई करूँ और आपकी क्वेरीज को एड्रेस कर सकूँ। बहरहाल इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और काइंडली कोई यूज़लेस मैसेज, कोई फालतू का मैसेज, कोई खामखा का और बे टाइम का मैसेज करने से अवॉइड कीजिएगा। आप वो समझदार बच्चे हैं, आई होप कि आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन, और साथ ही साथ आगे है प्रीफिक्सेस। ये दोनों लाइक लाजम मलजूम है, मतलब ये कि ये दोनों के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे कि साइंटिफिक नोटेशन आएगी तो आप प्रीफिक्सेस कर पाएंगे, या जो समझ लें कि प्रीफिक्सेस को समझने के लिए आपको साइंटिफिक नोटेशन का सहारा लेना पड़ता है, साइंटिफिक नोटेशन का पता होना ज़रूरी होता है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन ये होता है कि किसी बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर को आप ऐसे तरीके से लिखते हो कि वो लाइक एक नंबर आता है जो कि 1 और 10 के बीच में होता है, मल्टीप्लाई 10 रेज्ड पावर समथिंग। कैसे, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो किसी भी बहुत बड़े नंबर को या बहुत छोटे नंबर को आप प्रिसाइज करके लिखते हो, ठीक है, उसको छोटा करके लिखते हो, उसको आप साइंटिफिक नोटेशन कहते हो। ठीक है, उसका रूल भी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस टॉपिक में आपने क्या करना है साइंटिफिक नोटेशन में, यही कि कोई भी वैल्यू आपको दी जाए,
देखें एक साइंटिफिक नोटेशन होती है और एक नॉर्मल जिसको हम कहते हैं वो क्या होती है, सिंपल नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन। तो कोई भी नंबर आपको साइंटिफिक नोटेशन में गिवन हो, आप उसको सिंपल नोटेशन में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, या सिंपल में गिवन हो तो आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर कर सकते हैं तो इट मीन्स कि ये वाला टॉपिक आपका क्लियर है। अब इसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है आप लोगों ने, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे बच्चे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, 25000000000000 और भी ज़रा लगा सकूँ लेकिन बोर्ड से बाहर चला जाऊँगा, ठीक है। किसी चीज़ का मैथ स्केल है जी, ये इतना किलोग्राम है, मैथ जो है किसी चीज़ का वो इतने किलोग्राम है। अब ज़ाहिर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। अब इसको अगर किसी कैलकुलेशन में आपने यूज़ करना है तो इसको ज़ाहिर जब आप लिखेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, इतनी बड़ी क्वांटिटी लिखने में एरर के चांसेस भी होते हैं, ठीक है, टाइम भी वेस्ट होगा, एरर के चांस भी और स्पेस भी ज़्यादा लेगा। इन तीनों चीज़ों को, ये भी आपको यहाँ पे बता दूँ कि अक्सर आपसे पूछा जाता है व्हाई डू वी नीड टू यूज़ साइंटिफिक नोटेशन, तो आपका आंसर ये होना चाहिए वी नीड टू यूज़ साइंटिफिक नोटेशन फॉर थ्री पर्पजेज, फॉर थ्री रीजंस। वो थ्री रीजंस क्या हैं? इन ऑर्डर टू सेव द टाइम, टाइम बचाने के लिए, इन ऑर्डर टू सेव द स्पेस, स्पेस बचाने के लिए, जगह, ठीक है, एंड इन ऑर्डर टू सेव द चांस ऑफ एरर, एरर के चांसेस को सेव करने के लिए, मतलब ये कि अवॉइड करने के लिए। ना तो आपका इसमें साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करेंगे तो ना तो एरर के चांसेस होंगे या कम होंगे, ठीक है, स्पेस आपकी सेव हो जाएगी, कम स्पेस में वो चीज़ कवर अप हो जाएगी, और उसके अलावा आपका टाइम बच जाएगा कि आप बोला इतनी बड़ी वैल्यू लिखने के बजाय साइंटिफिक नोटेशन में आप इजीली शॉर्ट से करके उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं कह रहा था कि लेट से कोई क्वांटिटी आपके पास मैस ऑफ समथिंग 25000000 बहुत सारे 0 किलोग्राम, ठीक है। अब इसको आपने अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो आपको एक बात याद होनी चाहिए कि दो चीज़ें होती हैं साइंटिफिक नोटेशन में। एक मैं उसको बॉक्स के फॉर्म में बनाता हूँ ताकि आपको वो बात बेहतर समझ आ सके और याद भी रहे। एक बॉक्स आप यहाँ पे बनाएं, बनाने की ज़रूरत नहीं है लिखते हुए, लिखते अभी समझने के लिए ज़रूरी है। ये मल्टीप्लाई, ये दो बॉक्स बना दिए, ठीक है। अब क्या है कि इस बॉक्स में जो बड़े वाला बॉक्स है, पहले वाला बॉक्स है, इसमें आपने कोई ऐसा नंबर लिखना होता है जो 1 और 10 के बीच में हो, ठीक है, 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटा, 1 और 10 के बीच में, और यहाँ पे 10 की पावर कुछ भी हो सकती है। अब लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1 और 10 के बीच में, और 10 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आएगी तो वो लाइक साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप लिख भी देंगे लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में वो नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा इस केस में, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी नंबर आपको गिवन होगा, ठीक है, उसको आपने लेफ्ट साइड से ट्रेस करना है, ठीक है। लेफ्ट साइड से मुराद ये वाली खब्बी साइड, ठीक है। तो खब्बी साइड से जब इसको लेके चलेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे पहला जो डिजिट है आपके पास, ठीक है, पहला नॉन जीरो डिजिट। अब वो एक और एग्जांपल लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नॉन जीरो डिजिट से आगे कैसे प्लेस करते हैं, नॉन जीरो जीरो के अलावा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको लेके चलेंगे, जो भी नॉन जीरो डिजिट मिलेगा पहला आपको, जैसे कि यहाँ पे 2 मिल चुका है, तो यहाँ पे आके आपने रुक जाना है, यहाँ पे जाके सांस लेना है और यहाँ पे एक पॉइंट लगा देना है। तो आपके पास क्या बन जाएगा 2.5, और ये आप लिख देंगे यहाँ पे 2.5, लिख दिया, ये बॉक्स तो फिल हो गया। अब इस वाले बॉक्स को फिल करना है, वो कैसे फिल करेंगे, जो पॉइंट आपने लगाया और एंड तक आपने डिजिट्स काउंट कर लेने, वो जीरो हैं कि नॉन जीरो, सारे डिजिट्स काउंट कर लेने। आए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 डिजिट्स हैं आपके पास, तो इट मीन्स कि यहाँ पे 10 रेज्ड पर 13 आएगा। ये 13 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं ताकि आपकी अगर की मसला है तो आप इसको देख सकें। 13, तो ये नंबर जो था 2.5 किलोग्राम, इसको आप लिख सकते हो 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज्ड पर 13, ठीक है, और 7 किलोग्राम, यूनिट तो वही आएगा। अब ये बॉक्सेस मैंने आपको समझाने के लिए बनाए थे, वैसे आप इसको ऐसे लिखेंगे 2.5 इंटू 10 रेज्ड पर 13 किलोग्राम, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, जरा इसको दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर कंपेयर करें, ठीक है। इन दोनों में आपको नज़र आ रहा है कि जब हमने सिंपल नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो हमने क्या किया कि ये स्पेस भी बचा ली, टाइम भी बचा लिया, इसको लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसको लिखने में कम टाइम लगा। और थर्ड हमारे पास क्या था कि
जो एरर के चांसेस है वो भी कम है। अब इस टाइम पे हो सकता है अगर मैं कैलकुलेशन में ये वैल्यू यूज़ करूँ, नेक्स्ट टाइम लिखूँ तो किसी जगह पे शायद एक का जीरो कम ज़्यादा हो जाए मुझसे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर 13 लिख दूँ तो ये ऑब्वियस सी बात है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 लिख दूँ या 12 लिख दूँ, क्योंकि 13 है और 2.5 भी क्लियर है आपके सामने। तो तीन चीज़ें हैं, तीन मकसद हैं साइंटिफिक नोटेशन के। रिपीट करो एक दो फिर, स्पेस को बचाना, टाइम को बचाना और एरर के चांसेस को या गलती होने के चांसेस को कम करना, अवॉइड करना, बचाना। ठीक है, तो ये तो था सारे साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से। हाँ, इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं अगर आपके पास बहुत छोटा नंबर है कोई तो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अभी हम एक छोटा नंबर ले लेते हैं, वो किसी चीज़ की लेट से हम लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, और वो हम लिख देते हैं यूँ के लेंथ ऑफ समथिंग। ठीक है, 0.000000853 कुछ भी ऐसे मैंने अपने पास से लिख दिया, ये मीटर में है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन का वही रूल, वही तरीका कि सबसे पहले आप इस बॉक्स में कुछ लिखेंगे जो यहाँ पे आएगा, फिर 10 की पावर इस छोटे बॉक्स में आप कुछ लिखेंगे। ठीक है, इस बॉक्स में आपने क्या लिखना है कि यहाँ से एक ऐसा नंबर जो कि 1 और 10 के बीच में, अगर याद हो तो लास्ट में मैंने 2.5 लिखा है। अब 2.5 क्या है, 1 से बड़ा है, 10 से छोटा है, तो यहाँ पे ऐसा नंबर आता है कि जो कि 1 और 10 के बीच में कहीं लाई करता हो। अच्छा, इस केस में आपने क्या करना है, उसी तरीके से लेफ्ट साइड से चलना है, इसको ट्रेस करना है, जहाँ पे आपको पहला नॉन ज़ीरो डिजिट मिलेगा। नॉन ज़ीरो से मुराद जो ज़ीरो ना हो, यहाँ से तो हमें ज़ीरो ही मिल रहे हैं सारे, तो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते, ये 8 आपको नजर आया तो यहाँ पे आपने रुक जाना है। यहाँ पे आगे आपने क्या करना था, सांस लेना था, सांस लेके उसके बाद क्या करना था, पॉइंट प्लेस कर देना था, और पॉइंट प्लेस करने के बाद ये बन जाता है 8.53। वो जो आपके पास नंबर था वो यहाँ पे आप लिख देते हैं 8.53। सो एक बॉक्स तो फिल हो गया। अब सेकंड बॉक्स में आपने क्या करना है, ठीक है, सेकंड बॉक्स में आपने इस तरीके से करना है कि यहाँ से जो पहला पॉइंट लगा हुआ है और सेकंड जो पॉइंट आपने यहाँ पे प्लेस किया, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिजिट्स को काउंट करना है। कितने डिजिट्स हैं, जीरो हैं कि नॉन जीरो हैं, दो पॉइंट्स के बीच में जो डिजिट्स हैं वो आपने काउंट करने, कर लेते हैं काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 डिजिट्स हैं। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में, तो यहाँ पे 10 की पावर 9 आ जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे 10 की पावर जो वो -9 आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को अक्सर मतलब कि पता तो होता है कि लाइक माइनस प्लस किस वजह से आता है, लेकिन वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें माइनस आएगा या प्लस आएगा, और वो अक्सर रट्टा लगाते हैं कि जब आपके पास यहाँ पे पहले ज़ीरो हैं बाद में डिजिट्स हैं तो वो माइनस में आता है, या पहले नंबर है बाद में ज़ीरो है। इस तरीके से आसान सी बात बताता हूँ, समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने वाला रट्टा बरकरार रखें। ठीक है, समझना क्या आपने कि देखें ये नंबर है 0.0000853। अब इनके वो ये बहुत छोटा नंबर है, उसको हमने इस डब्बे में जो लिखा हुआ है वो क्या है 8.53। इस वाले से बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि जाहिर है कि ये तो 0.000000853 था, ये 8.53, ये बहुत बड़ा नंबर है। जब यहाँ पे आप बड़ा नंबर लिखेंगे इसके लिहाज से तो यहाँ पे पावर छोटी लिखेंगे, नंबर बड़ा पावर छोटी, और छोटे से मुराद नेगेटिव में। ठीक हो गया। और पहले जो हमने लिखा था पिछले एग्जाम्पल में, उसमें हमने क्या लिखा था, यहाँ पे 2.5 लिख दिया था, हालांकि वो क्या था, एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, 2500000 जितना भी था, एग्जैक्ट जीरो अभी मुझे याद नहीं, 13 था बाय द वे। तो ये इतना बड़ा नंबर था, इसको हमने छोटा करके 2.5 लिख दिया था। जब यहाँ पे हमने छोटा करके 2.5 लिखा है, यहाँ पे छोटी वैल्यू लिखी थी, इट मीन्स कि पावर बड़ी होगी, और पावर हमने बड़ी लिखी थी 13, यानी कि प्लस के साथ। प्लस वाली वैल्यूज बड़ी होती है, माइनस वाली छोटी होती है। तो ये याद रखें, जब भी बॉक्स के अंदर आपके पास छोटी वैल्यू आएगी तो पावर बड़ी आएगी, यानी कि प्लस में आएगी, और जब आपके पास यहाँ पे वैल्यू बड़ी आएगी उस नंबर के लिहाज से तो पावर फिर छोटी हो जाएगी। जैसे कि इस नंबर के लिहाज से ये वाला 8.53 बड़ा है, तो इस वजह से इस नंबर के बड़े होने की वजह से पावर छोटी आएगी, यानी कि माइनस में आएगी। आई होप ये बातें आपको समझ आ रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अगर आती हैं, ये बातें अगर आपको पता हैं कि किस तरीके से एक एक सिंपल नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं, एक सिंपल नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से करते हैं, तो ये आपके पास फाइनली आ जाएगा लेंथ इज इक्वल टू 8.53 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू -9 और 7 मीटर। तो अगेन वही है कि देखें आपके
यहाँ से यहाँ पे जाते हुए आपने स्पेस भी बचाई, टाइम भी बचाया और चांसेस ऑफ एरर जो वो भी कम हैं। तो अगर ये चीज़ें आपको पता है कि कैसे सिंपल नोटेशन से साइंटिफिक में लिखते हैं या साइंटिफिक से सिंपल में लिखते हैं, तो आपके लिए इन क्वेश्चन में कोई भी मसला नहीं होने वाला और यहाँ से एक आध क्वेश्चन पिक कर लिया जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, कि इस नंबर को साइंटिफिक में लिखें या इस वाले को साइंटिफिक से सिंपल में ऑर्डिनरी नोटेशन में आप लिखें। तो ये तो था सारा साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस साइंटिफिक नोटेशन की ही एक बहन है या भाई है, जो भी है, बहन है वैसे। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन अगर आपको आती है तो प्रीफिक्सेस आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए एक काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वो जो टेबल है ना प्रीफिक्सेस वाला, वो आपको याद करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ रट्टा लगाना पड़ेगा तब भी गलत नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें याद करनी होती हैं, जहन में रखनी होती हैं। ठीक है, वो आपने एनी हाउ याद करनी ही है कि वो जो टेबल बना हुआ है ना, जिसमें आपके पास सारी सारी 10⁻+18 से लेके +15 +12 +9 +6 करते 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 -18 तक जाती हैं, वो टेबल आपको एक याद रखना है। ठीक है, उसमें क्योंकि ज़्यादा प्रीफिक्सेस की वैल्यू है, वो जब तक याद नहीं रखेंगे आप उसको अप्लाई नहीं कर सकेंगे, आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो जब वो याद हो जाता है टेबल आपको, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, प्रीफिक्सेस का यूज़ कैसे करना है कि यहाँ से जो भी नंबर है उसको आप पहले करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। जैसे लेट से ये नंबर था, उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब बारी आती है प्रीफिक्सेस की। तो प्रीफिक्सेस में क्या है कि आपने ये देखना है कि जो सेकंड बॉक्स था, मीन्स कि ये वाला जो नंबर है, ये मार्कर चेंज करते हैं यहाँ पे, ये वाला, ये जो चीज़ है 10⁻⁻⁹, वो प्रीफिक्सेस वाला टेबल जब आपको याद होगा तो वहाँ पे एक वैल्यू 10⁻⁹ मिलेगी, जिसके आगे छोटा सा n लिखा होगा। n से मुराद क्या होता है, नैनो। ठीक है, तो इसका मतलब है 10⁻⁹ की जो प्रीफिक्सेस है, जो उसके लिए सिंबल हमने उसको दिया हुआ है, वो स्मॉल n है, नैनो। तो इस 10⁻⁹ की जगह पे आप नैनो या स्मॉल n लिख सकते हैं। तो फिर ये नंबर आपको कैसा दिखेगा, कैसा आपको नजर आएगा, l = 8.53, इसकी जगह पे 10⁻⁹ की जगह पे स्मॉल n इनके नैनो, और ये मीटर तो 7 यूनिट है ही, तो नैनोमीटर। तो इस तरीके से आप साइंटिफिक नोटेशन में करने के बाद आप उसको कन्वर्ट कर देंगे प्रीफिक्सेस में। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, लेट्स से कि यहाँ पे +9 होता, तो +9 की वैल्यू या प्रीफिक्स क्या होती है, कैपिटल G होती है, जिसको आप गीगा कहते हो। तो यहाँ पे आ जाता, अगर यहाँ पे +9 होता तो यहाँ पे फिर आ जाता गीगामीटर, यानी कि कैपिटल G। अब जैसे मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ही आपको याद होनी चाहिए कि किस प्रीफिक्स के लिए क्या वैल्यू है। ठीक है ना, आई मीन उसका सिंबल भी याद होना चाहिए, उसकी वैल्यू भी याद होनी चाहिए, तो आपके लिए मामलात बहुत आसान होने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो था सारा प्रीफिक्स के हवाले से। ठीक है, अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए, कोई कन्फ्यूजन रह जाए, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा। ठीक है, आगे है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं, इसमें आपने क्या चीज़ देखनी है, क्या चीज़ याद रखनी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये होता है बेटा कि इसके वैसे तो 4 रूल्स हैं, आपको पता है कि कौन से सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं और कौन से नहीं होते। उसको अगर याद कर लें बहुत अच्छी बात है, ना भी याद हो सके तो आपने क्या करना है कि एक गिवन नंबर में आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स ट्रेस आउट करना, फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक है ना, इसको मैं कहता हूँ रूल्स को बेशक छोड़ दें। ठीक है, एमसीक्यू के हवाले से भी और वैसे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये लेट से यही इसी की बात कर लेते हैं 0.000000853 या ये 85000 कुछ भी नंबर है। ठीक है, उसमें आपने ये बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अगर हम इसकी बात करें, लेकिन देखें यहाँ पे फिर आपको रूल्स याद आते हैं। रूल्स आपको याद होंगे, रूल्स आपको समझ आए होंगे, तो ये चीज़ें फिर आपके लिए समझना आसान होगा। नहीं तो मैं तो आपको बता दूंगा, लेकिन अगली दफ़ा जब नया नंबर होगा तो आपके लिए फिर मसला होगा। तो रूल्स को तो याद करें। रूल्स की बात कर लेते हैं। लिखूंगा मैंने यहाँ पे लिखे आपके बुक में बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी प्यारी राइटिंग में, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने जो देखना है कि क्या होता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कौन से? नॉन ज़ीरो। बल्कि छोटा सा मैं उसको एक रेफरेंस, एक हवाला आपको दे देता हूँ ताकि आपके लिए याद रखना आसान हो जाए। ठीक है, क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात हो रही है। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट, नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर जहाँ कहीं पे भी आपको मिलेगा
पहले बाद में ऊपर नीचे आगे पीछे, ज़ीरो के बीच में, ज़ीरो के बाद में, कहीं पे भी 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 अप टू 9, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो एक नंबर दिया हुआ हो और आपसे कहा जाए कि बताएं इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो आप ऑब्वियसली क्या करेंगे कि उस क्या करेंगे आप, नंबर जब गिवन होगा उसमें देखेंगे जो भी आपके पास जीरो के अलावा डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, सेकंड रूल की हम बात करें तो हम क्या कहते हैं कि जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है जब वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाए। मतलब ये कि दो नॉन जीरो, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। जैसे कि अभी हम जीरो की बात नहीं करें, अभी हमने कहा था कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होंगे, 1 से लेकर 9 तक जीरो को छोड़ के। लेकिन जब जीरो दो सिग्निफिकेंट के बीच में आ जाता है, मतलब 2 5 0 3, ऐसे मैंने कोई नंबर लिख दिया। अब देखें 2 5 और 3 ये तो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जीरो के अलावा डिजिट्स हैं, ये तो सिग्निफिकेंट है ही। लेकिन ये जीरो चूंकि दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो इट मीन्स कि ये जीरो भी आपके पास सिग्निफिकेंट होगा। तो जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स इज आल्सो सिग्निफिकेंट, ये सेकंड रूल है, याद रखेंगे आप। ठीक है, थर्ड रूल की बात करें हम, जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट इज आल्सो सिग्निफिकेंट। जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट इन डेसिमल फ्रैक्शन, जैसे कि 2 पॉइंट, अच्छा आप कहेंगे 2 इस तरह क्यों लिखते हैं, कुछ भी लिखे भाई, 9.00। अब देखें 9.00 हमने लिखा है जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट ये जो इशारिया है, पॉइंट है, इसका राइट साइड पे अगर कोई जीरोज हैं, ठीक है, तो वो भी आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, तो इस केस में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हुए, 1 2 3। इस केस में कितने हुए, 1 2 3 4। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि पॉइंट के राइट साइड पे जितने भी जीरोज हैं वो आपके पास क्या हैं, सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात आप याद रखेंगे कि, बल्कि उसका रूल नंबर 4 हम कह देते हैं कि स्पेसिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। स्पेसिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब स्पेसिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट क्या होता है या क्या मतलब है इसका, जो स्पेसिंग वाले जीरो, स्पेस देने के लिए जीरोज यूज करते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। कौन से जीरो होते हैं जो स्पेस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, लेंथ लिखी थी किसी चीज़ की, एल इक्वल टू 0.0000000853 मेरे ख्याल में था, जो भी था। ठीक है, ये अब यहाँ पे ये जितने भी जीरोज है ना, 0.0000853 से पहले, ये सारे के सारे स्पेसिंग जीरो माने जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसके ये जो डेसिमल पॉइंट है ये वाला, इसके लेफ्ट साइड में जब आपके पास ज़ीरो होता है, ठीक है, और इसके बाद ये सारे जीरोज जो होते हैं सारे के सारे स्पेसिंग जीरोज कहलाते हैं, और इन जीरोज को आप सिग्निफिकेंट नहीं मानते हो। इस केस में आपके पास क्या होता है कि अगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कोई आपसे पूछे कितने हैं तो आप कहेंगे 3। कौन से, 8 5 और 3, ये लास्ट वाले 3 डिजिट्स जो हैं ये सिग्निफिकेंट हैं, इनमें से कोई भी सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है। लेकिन बहुत मज़े की बात यहाँ पे ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये वाला जीरो के अलावा कोई भी और डिजिट होता सिग्निफिकेंट, मतलब फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी कर लें, 7 लिख दिए। अब क्या है कि इसमें अगर आपसे सिग्निफिकेंट डिजिट्स पूछा जाए कितने हैं तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। क्यों, क्योंकि ये जो जितने भी जीरोज हैं, अब क्या हो रहा है, इस रूल को फॉलो कर रहे हैं कि जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, कि एक ये नॉन जीरो डिजिट है 7, यहाँ पे 8 नॉन जीरो डिजिट है, इनके बीच में जितने भी जीरोज हैं बेशक पॉइंट आ रहा है, लेकिन दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरोज हैं वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो ओवरऑल आपके पास क्या है कि इस नंबर में आपके पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद है, नंबर है, वो कितना है, 11। तो ये रूल्स अगर आपको याद होते हैं, ठीक है, तो आपके लिए सिग्निफिकेंट डिजिट्स को आइडेंटिफाई करना, हाँ वो MCQs में है या किसी शॉर्ट क्वेश्चन में है, तो आपको मुश्किल नहीं होना चाहिए। और ये रूल्स भी आपको याद कर लेने चाहिए, बहुत आसान से रूल हैं। अगर आपने इसको गौर से सुना समझा तो आपके लिए समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा लास्ट पे हम बात कर लेते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में वैसे तो बहुत सारे गिवन हैं आपकी बुक में, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपने कंसिडर करना है वो 3 हैं। कौन से, वर्नियर कैलिपर्स,
स्क्रू गेज एंड देन मेयरिंग सिलेंडर। ये तीन ऐसे हैं कि जिसमें से लाजमी कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, पिछले जितने भी पेपर देखें। अच्छा, एक और बात भी यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे खास जरूरी नहीं कि फेडरल बोर्ड की बात करूँ, आप किसी भी बोर्ड से हैं तो ये वाले टॉपिक्स हैं आपके लिए, यही चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से किसी न किसी एंगल से किसी न किसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे देखें आप ज़रा कि मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट में वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है और मेयरिंग सिलेंडर है। अब इसमें की तैयारी आपने कैसे करनी है, ये चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ रट्टा लगा लेना काफ़ी नहीं है। अगर हम वर्नियर कैलिपर्स की बात करें या स्क्रू गेज की बात करें तो दोनों ज़ाहिर के मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी आपने याद रखना है और इसमें क्या क्या चीज़ें आपने याद रखनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले लेट्स से वर्नियर कैलिपर्स की बात करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स है क्या चीज़, एक इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर, आप डायमीटर फाइंड कर रहे हो तो वो भी एक लेंथ ही है ना, ठीक है, तो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर्स। सेकंड आपके पास क्या है, अच्छा ये वर्नियर कैलिपर्स लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट टाइम क्यों यूज़ करते हैं, स्केल तो है आपके पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसलिए यूज़ करते हैं जब आपके पास कोई चीज़ 1 मिलीमीटर से छोटी हो तो वो स्केल से एग्जैक्ट मेजर नहीं हो सकते, आपको वर्नियर कैलिपर्स का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट मतलब कम से कम कितनी रीडिंग ये मेजर कर सकता है, वो है 0.1 मिलीमीटर। इसका क्या मतलब है कि 1 मिलीमीटर के 10 हिस्से करें तो जो छोटा सा पोर्शन बनता है वहां तक भी वर्नियर कैलिपर जो है एग्जैक्ट मेजर कर सकता है। तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट आपने याद रखना है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और इसके अलावा आपको क्या होगा कि आई मीन कि वैसे जब आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती है चीज़ तब भी आपको पता होगा, शॉर्ट में पूछी जा सकती है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ, व्हाट इज द लीस्ट काउंट एंड व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट का आंसर तो ये होगा भाई कि वो कम से कम रीडिंग जो वर्नियर कैलिपर्स या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, अगर जनरली कहें तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कम से कम रीडिंग को एग्जैक्ट मेजर कर सकता है वो उसका लीस्ट काउंट होता है। वर्नियर कैलिपर्स की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपके पास 0.1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है, ठीक है। अच्छा, लीस्ट काउंट का फार्मूला भी होता है, वो भी आप यहाँ पे देख लें, आपको बता देते हैं। लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, इसको मैं शॉर्ट करके MS लिखता हूँ, मेन स्केल, ठीक है, और DIV डिवीजन, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर वर्नियर स्केल, इसको भी शॉर्ट करके VS लिखते हैं, वर्नियर स्केल। ये आपके पास लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है, ठीक है। अगर आप वर्नियर कैलिपर्स आपने देखा हुआ है बुक में तो देखा ही होगा, मेन स्केल के ऊपर देखें तो उसके पास जो स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है वो होती है 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट रीडिंग 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के ऊपर डिवीजन 10 होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो 1 मिलीमीटर को जब 10 से आप डिवाइड करते हो आपके पास आ जाता है 0.1 और 7 मिलीमीटर। तो इसका क्या मतलब है कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर। तो आपने अभी तक क्या देखा कि वर्नियर कैलिपर एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसका लीस्ट काउंट ये है। स्क्रू गेज की बात करेंगे तब भी ये होगा कि स्क्रू गेज भी आपके पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, लेकिन वो इस वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा प्रिसाइज है क्योंकि उसका लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 मिलीमीटर। मतलब ये जस्ट इमेजिन कि 1 मिलीमीटर कितना डिस्टेंस होता है, जो स्केल के नॉर्मल स्केल होता है ना आपके पास, उसके बाद जो स्मॉल लाइंस होती हैं, दो स्मॉल लाइंस के बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर होता है, बहुत छोटा सा होता है। उस 1 मिलीमीटर डिस्टेंस के आप 100 हिस्से बनाएं, 100 डिवीजन्स करें, तो एक जो 100 हिस्सों में से एक छोटा सा बारीक सा हिस्सा आपके पास होगा, डिवीजन होगी, उस तक भी आपके पास जो वर्नियर कैलिपर्स है, सॉरी स्क्रू गेज है, एग्जैक्ट मेजर कर सकता है। जबकि वर्नियर कैलिपर्स थोड़ा सा माठा है इस मामले में, तो ये 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक एग्जैक्ट मेजर कर सकता है। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर, स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर, ठीक हो गया। तो आपने अब देखो बातें मैं आपको साथ साथ दोनों को कंपेयर करके चल रहा हूँ, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज, क्योंकि दोनों का मकसद ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लीस्ट काउंट मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए कि आप वर्नियर कैलिपर्स का और स्क्रू गेज का ज़ीरो एरर कैसे चेक कर सकते हैं। अब ज़ीरो एरर क्या होता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई एरर होता है नेचुरली, आई मीन किसी भी वजह से आ सकता है, ठीक, एक्सेसिव यूज़ की वजह से भी आ सकता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट, ठीक है।
ये कुछ बच्चों को पता है कि मैं किस बेस की भी कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ सकता है, कोई उसमें एक्सेसिव यूज़ की वजह से आ सकता है, लेकिन होता क्या है कि इंस्ट्रूमेंट का जो एरर होता है वो ज़ीरो एरर होता है। अब अगर वर्नियर कैलिपर्स की बात करें तो आपको ने चूँकि ऐसी कंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, आपको पता है 2 स्केल होते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। अगर मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो को कंसाइड ना कर रहा हो, मिल ना रहा हो, तो उस टाइम पे उसके अंदर एक ज़ीरो एरर होता है। और अगर स्क्रू गेज की बात करें तो इस केस में अगर मेन स्केल यानी कि इंडेक्स लाइन अगर सर्कुलर स्केल के ज़ीरो के साथ कंसाइड ना कर रही हो तो उस टाइम पे ज़ीरो एरर होता है। और अगर कंसाइड कर रही है, ऑल इज़ वेल, कोई मसला नहीं, तो इसका मतलब ज़ीरो एरर नहीं है। इसी तरीके से वर्नियर कैलिपर्स में भी अगर आपके पास मेन स्केल और वर्नियर स्केल आपस में उनके ज़ीरोज़ आपस में मिल रहे हैं तो कोई भी ज़ीरो एरर वहाँ पे नहीं है। ठीक है, बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स की। वर्नियर कैलिपर्स में अगर मेन स्केल और वर्नियर स्केल का ज़ीरो नहीं मिल रहे तो इट मीन्स कि ज़ीरो एरर है। अब ज़ीरो एरर जब है तो वो ज़ीरो एरर या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। याद रखिएगा ये बात कि अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे होगा, क्या कहा मैंने, वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे होगा, वर्नियर स्केल का ज़ीरो लेफ्ट साइड पे होगा, तो आपके पास क्या होगा, ये नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। और इसी को रिवर्स कर लें कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो अगर राइट साइड पे होगा मेन स्केल के, वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पे होगा, तो उस टाइम पे पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। और इसी तरीके से स्क्रू गेज की बात करते हैं कि अगर इंडेक्स लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन सर्कुलर स्केल के ज़ीरो से मिल रही है फिर तो वो ज़ीरो एरर है ही नहीं, लेकिन अगर नहीं मिल रही तो इट मीन्स कि ज़ीरो एरर मौजूद है। और अगर ज़ीरो एरर मौजूद है तो या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यहाँ पे आप याद रखेंगे कि अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर चुका है, यानी कि सर्कुलर स्केल का ज़ीरो ऊपर जा चुका है, इंडेक्स लाइन पीछे रह चुकी है, तो इस टाइम पे आपके पास ज़ीरो एरर क्या होगा, नेगेटिव होगा। जी, क्या होगा, अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन से ऊपर जा चुका है, उसको एक्सीड कर चुका है, बढ़ चुका है, उससे आगे जा चुका है, उस टाइम पे ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा। और अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन से पीछे रह रहा है, लैग कर रहा है, इंडेक्स लाइन ऊपर है ज़ीरो नीचे, उस टाइम पे ज़ीरो एरर आपके पास पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया। जब आपको ज़ीरो एरर का पता चल जाता है तो फिर आप क्या करते हो, खा वो वर्नियर कैलिपर्स है या स्क्रू गेज है, आप उसकी ज़ीरो करेक्शन करते हो। अब ज़ीरो करेक्शन जो है वो क्या होती है कि नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो करेक्शन पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो करेक्शन नेगेटिव हो जाती है। हाँ, वो स्क्रू गेज है या वर्नियर कैलिपर है। ठीक है, अब यहाँ पे अभी तक आपने क्या देख लिया, सबसे पहले के इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज है क्या या किस लिए यूज़ होता है, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अच्छा, किस लिए यूज़ होता है, अगर वर्नियर कैलिपर्स की बात करें तो लेस देन 1 मिलीमीटर को यानी अप टू 0.1 मिलीमीटर एग्जैक्ट मेजर करने के लिए, स्क्रू गेज की बात करें तो अप टू 0.01 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के 100 में से तक एग्जैक्ट मेजर करने के लिए ये, और ये इसका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये देख रहे हैं कि जीरो एरर होता क्या है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर है। ठीक है, अच्छा, किस वजह से होता है, दो वजूहत हैं। एक तो ये कि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट, मतलब बनाते हुए कोई मसला आ जाए। सेकंड ये होता है कि नॉर्मल अगर ठीक बना था उसके बाद एक्सेसिव यूज़ की वजह से, बार बार यूज़ की वजह से समटाइम उसकी कैलिब्रेशन ख़राब हो जाती है, तो आप एक्सेसिव यूज़ की वजह से उसके अंदर ज़ीरो एरर आ सकता है। आ गया जी ज़ीरो एरर। अगर ज़ीरो एरर मौजूद है, बस कैसे पता चलेगा ज़ीरो एरर है कि नहीं, इस तरीके से पता चलेगा कि अगर आपके पास वर्नियर कैलिपर्स है तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल का ज़ीरो कंसाइड कर रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर कंसाइड नहीं कर रहा, मिल नहीं रहा, तो फिर ज़ीरो एरर है। और अगर है तो फिर क्या है, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कैसे है कि अगर आपके पास वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे है तो वो नेगेटिव ज़ीरो एरर है, और वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पे है तो उस टाइम पे पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। स्क्रू गेज की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन से मैच कर रहा है, कंसाइड कर रहा है, कोई मसला नहीं, कोई एरर नहीं। लेकिन अगर मैच नहीं कर रहा, कंसाइड नहीं कर रहा, तो ज़ीरो एरर है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसे पता चलेगा। अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन से ऊपर जा चुका है, आगे जा चुका है, उसको एक्सिट कर चुका है, उस टाइम पे आपके पास ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा। और अगर उस इंडेक्स लाइन से पीछे रह रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है, इंडेक्स लाइन ऊपर है ज़ीरो सर्कुलर स्केल का, नीचे है तो वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, और अगर ऊपर है तो वो नेगेटिव है। ठीक है,
यहाँ तक तो आपने देख लिया। ज़ीरो करेक्शन की बात हमने की कि अगर ज़ीरो एरर अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव है ज़ीरो एरर तो ज़ीरो करेक्शन पॉजिटिव है, ज़ीरो एरर अगर पॉजिटिव है तो जीरो करेक्शन नेगेटिव है। इनके ज़ाहिर है कि एक चीज़ पहले अगर ऐड हो रही बाद में उसको माइनस कर देते हो ताकि वो बैलेंस हो सके, या माइनस हो रही तो बाद में उसको ऐड कर दे ताकि वो बैलेंस हो सके। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ तक ये सारा कुछ था। अब इसको ज़रा लिखने का तरीका, लिखने का गोरख आपको तभी आएगा जब एक दो दफ़ा इस टॉपिक को पढ़ेंगे। पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन में से कुछ पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं। और एक और चीज़ रह गई थी कि इसकी कंस्ट्रक्शन, हाउ कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज है, कंस्ट्रक्शन आपने देखनी है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि क्या क्या किस चीज़ से मतलब इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप वर्नियर स्केल की बात करें, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स की, तो इसमें दो स्केल होते हैं, मेन स्केल, सर्कुलर स्केल। ठीक है, फिर ये किस लिए यूज़ होता है, इसके भी तीन पर्पजेज हैं, याद रखिएगा। वर्नियर कैलिपर्स तीन पर्पजेज के लिए यूज़ होता है। कौन से तीन? नंबर एक, किसी भी चीज़ के लेंथ या आउटर डायमीटर फाइंड करने के लिए, एक हो गया। ठीक है, सेकंड क्या आता है कि किसी भी चीज़ का इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए। अब इसको मैं एग्जांपल ऐसा दूंगा कि फॉर एग्जांपल इस मार्कर की आप लेंथ फाइंड करते हैं, ये तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन यह कि चले इसका डायमीटर, यहाँ पे वर्नियर स्केल के जाज के बीच में आपने ये मार्कर रखा, इसका आउटर डायमीटर आपने फाइंड कर लिया, तो ये एक इसलिए यूज़ होता है। सेकंड, इंटरनल डायमीटर, ये जो कैप आपको नज़र आ रही है, ठीक है ना, कैप के अंदर के कितना गैप है, इसको इंटरनल डायमीटर कहते हैं। और ये चीज़ भी आप फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। कैसे? वो जो ऊपर वाले छोटे जाज होते हैं, ठीक है ना, उन जाज के बीच में कैप लगा के जाज को ओपन करके इसको फिक्स करते हो। ठीक है, और इस तरीके से इंटरनल डायमीटर आप फाइंड कर सकते हैं। थर्ड क्या होता है कि किसी भी चीज़ की डेप्थ फाइंड करने के लिए, जैसे ये कैप ही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी कितनी गहराई है, कितनी डेप्थ है, तो ये तीसरी चीज़ आप फाइंड कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से। और कैसे करते हो, वो जो आपने देखा होगा वर्नियर कैलिपर, अगर आपने प्रैक्टिकली देखा है या बुक में भी, तो एक गेज बनी हुई होती है उसकी बैक साइड पे ना, एक बारीक सी स्ट्रिप नुमा पतली सी एक होती है, तो वो बेसिकली इसके अंदर रख दी जाती है और देखा जाता है कि इसकी डेप्थ कितनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास वर्नियर कैलिपर्स के यूजेस में आ जाती हैं, या इसकी कंस्ट्रक्शन में भी इसको आप लिख सकते हैं। और अगर स्क्रू गेज की बात करें तो इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन जो काम की चीज़ें हैं वो आपने याद रखनी है। सबसे पहले एक इसका यू शेप का एक मेटल फ्रेम होता है, उसके बाद एक स्टड लगा होता है जो फिक्स होता है, और एक स्पिंडल होता है जो लाइक करते 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 स्टड के साथ फिक्स हो जाए जब उसको आप मूव कर रहे होते हो। जिस चीज़ को आप मूव करते हो वो रैचेट होता है, ठीक है ना। और वो जो मेन इंडेक्स लाइन के ऊपर स्केल बना हुआ होता है, ठीक है ना, उसको आप मतलब मेन स्केल भी कहते हो और उस लाइन को आप इंडेक्स लाइन कहते हो। ठीक है, और इस तरीके से बाकी भी इसमें कुछ प्लस माइनस आप देख लीजिएगा। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। लास्ट हम बात कर लेते हैं मेयरिंग सिलेंडर की। तो मेयरिंग सिलेंडर के भी तीन पर्पजेज़ हैं, इसको यूज़ करने के तीन पर्पजेज़ हैं। सबसे पहले पर्पजेज़ तो बाद में जाएंगे। मेयरिंग सिलेंडर होता क्या है? एक हॉलो सिलेंडर होता है, सिलेंडर जैसे होता है, ठीक है, बीकर टाइप का लेकिन बड़ा होता है। ठीक है, सिलेंडर होता है, किस चीज़ का बना होता है? ट्रांसपेरेंट ग्लास या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना हुआ होता है। ठीक हो गया। एक हॉलो सिलेंडर होता है, खाली सिलेंडर होता है जो कि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का होता है या ट्रांसपेरेंट ग्लास का होता है, और उसके ऊपर ग्रेडिंग या स्केल बना हुआ होता है, ठीक है ना, ग्रेडिंग हुई होती है, स्केल बना हुआ होता है, ये चीज़ें। अब बात ये करते हैं कि किस लिए यूज़ करते हैं। तो तीन मकसद हैं इसके। कितने मकसद हैं? तीन। वो तीन पर्पजेज़ क्या हैं मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ। तीन पर्पजेज़ क्या हैं मेयरिंग सिलेंडर के? ऑफ मेयरिंग सिलेंडर आपने पूरा लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करते हो कि इट इज़ यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये मेजर करने के लिए। ठीक है, सेकंड आपके पास क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ पाउडर्ड सब्सटेंस, जो पाउडर की फॉर्म में होता है, पाउडर्ड सब्सटेंस। क्योंकि लिक्विड है या पाउडर सब्सटेंस है तो उसका एक प्रॉपर लेवल होता है। जब मेयरिंग सिलेंडर के अंदर आप डालेंगे उसको, ठीक है, मेयरिंग सिलेंडर कुछ दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। मैं आपको क्या बता दूं, ये जस्ट रफ से फिगर बना रहा हूँ। ये एक जैसे आपके पास सिलेंडर सा है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे ग्रेडिंग हुई होती है, ठीक है, 0 इसके ऊपर लिखा होता है वैसे, ठीक है, 0 1 2 नहीं 0 5 10 15 20 और ये ml में होता है, ठीक है, मिलीलीटर। ठीक है, अब यहाँ पे लेट से कोई लिक्विड आपने इसके अंदर डाला और वो यहाँ तक इसका लेवल पहुँचा है, या कोई पाउडर्ड सब्सटेंस है उसका लेवल यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है, ये
इसका क्या मतलब है कि ये कितना 10 ml है। सिंपल। लिक्विड इट इज यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड और टू यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पाउडर सब्सटेंस। और थर्ड एक और बड़े काम का इसका यूज़ है, और इस मेजरिंग सिलेंडर में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है कि इसका थर्ड यूज़, और वो क्या है, इट इज़ आल्सो यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ irregular shape object, volume of irregular shaped object, कि किसी भी irregular shape object की का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो कि मेरी सिलेंडर को यूज़ कर सकते हो। कैसे? irregular shape से मुराद कोई भी पास काइंड ऑफ स्टोन है, कोई इस तरह की कोई भी मेटल का पीस है, कोई कुछ कंक्रीट का छोटा सा ब्लॉक पीस ले लें, ठीक है, वो वाला, ठीक है, कुछ भी आपके पास है उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आप मेरी सिलेंडर को यूज़ कर सकते हो। कैसे? ठीक है, सबसे पहले तो आप इसके अंदर फिल कर देंगे कोई भी लिक्विड, पानी को फिल कर दें, ठीक है, और लेट से थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं कि उसका जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे जो शो हो रहा है 10 ही है, ठीक है, 10 ml तक आपने पानी फिल कर दिया। अब वो छोटा सा पत्थर, वो छोटी सी चीज़, वो इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट, इसके अंदर आप इसको आराम से डाल दें, आराम से, पता चले ठस करके मारा है तो मेरी रोज जा रहा है पानी इधर जा रहा है, ऐसे नहीं, ठीक है। तो आपने आराम से इसके अंदर वो इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद क्या होगा? क्या ये पानी का लिक्विड नीचे चला जाएगा, ऊपर आएगा? कुछ तो ऊपर आएगा ना। थोड़ी देर के लिए हम आसानी के लिए अपनी कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पे ये 10 से आगे वो 15 ml तक, ठीक है, 15 तक जब पत्थर डाला, कोई छोटी सी चीज़ डाला तो पानी का लेवल ऊपर चला जाता है। कितना ऊपर जाएगा? थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं वो 15 तक चला गया। अब ये जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है, ये जिसको मैंने ग्रीन शेड दिया हुआ है, ये वाला, ये इंक्रीज इन वॉल्यूम ये किस वजह से हुआ? उस स्टोन की वजह से हुआ ना। वो जो पत्थर आपने डाला है वो इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है। इसका क्या मतलब है कि जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है ये ही वॉल्यूम है उस स्टोन का, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, उतना ही वॉल्यूम उस स्टोन का है। अब ये फाइंड कैसे करेंगे? तो आराम से सुकून से आप छोटा सा एक फार्मूला लिखेंगे, वो ये क्या कि लेट्स से वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर, मैं IRR लिख दी, इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट, पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है ना। ये किसके इक्वल होगा? फाइनल वॉल्यूम VF माइनस VI, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब फाइनल वॉल्यूम से मुराद जो अभी इसका वॉल्यूम है जो कि 15 ml है, मैं इसको लिख देता हूँ 15 माइनस, ठीक है, और जो पहले वाला ये इनिशियल वॉल्यूम था वो 10 था, तो यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ, ठीक है। अब 15 माइनस 10 5, तो बेसिकली ये जो आपके पास आंसर आएगा ये उस इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आएगा जो भी इसके अंदर आपने डाला था। तो मेजरिंग सिलेंडर के 3 मकसद हैं, उसमें आपने याद रखने हैं, किसी लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, किसी पाउडर सब्सटेंस का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, या किसी भी इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आप मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करते हो। तो बच्चों, आई होप कि पहला चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। आई मीन के यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ बातें समझ आई होंगी, या आपको चैप्टर प्रिपेयर करने में आसानी हो जाएगी कुछ ना कुछ किसी हद तक, और आपके बाकी चैप्टर्स को भी इंशाल्लाह डील किया जाएगा। 10th के चैप्टर्स को भी इसी तरीके से हम डील करेंगे। काफ़ी टाइम के बाद मैं अब ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि कुछ मसरूफियात, कुछ रमज़ान, लेकिन अभी का ये जो टाइम है सारे मसरूफियात को साइड पे करते हुए, चूँकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है ये, तो इसलिए यहाँ से आज पहले चैप्टर का आगाज़ हो चुका है। इंशाल्लाह बाकी चैप्टर्स को भी आपकी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। एक्सरसाइज आप अच्छे तरीके से सॉल्व करें। एक और बात कि यहाँ पे अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर पेपर जो बनेगा वो कौन सी बुक से बनेगा? पंजाब टेक्स्ट बुक से बनेगा, फेडरल बोर्ड की जो नई नेशनल बुक फाउंडेशन है उससे बनेगा? तो बेटा जी, सीधी सी बात यह है कि पेपर आपके कंसेप्ट से बनेगा, किसी भी बुक से एज इट इज़ नहीं बनता, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि कंसेप्ट तो किसी भी बुक के ले लें। अब अगर ये जो टॉपिक्स आप देखें कि PK की बुक उठा लें, पंजाब की उठा लें, NBF नेशनल बुक फाउंडेशन की उठा लें, सब के टॉपिक्स सेम हैं। तो डिफरेंस क्या है? एक्सरसाइज में थोड़े से क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, और वो क्वेश्चन जो हैं वो किसी भी बुक से पिक कर लिए जाते हैं, और समटाइम वो क्वेश्चन बुक से नहीं पिक किए जाते, सेल्फ मेड होते हैं, खुद से बना कर दिए जाते हैं। मैं भी अक्सर जो भी टेस्ट बनाता हूँ, अकेडमी में हो, स्कूल में हो, तो उसमें क्या होता है कि कंसेप्ट तो ये यूज़ किया जाता है, इससे बाहर नहीं जाते, बियॉन्ड द कंसेप्ट नहीं जाते, आपके लेवल को भी देखा जाता है, लेकिन उसके अंदर रहते हुए सेल्फ मेड क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आप कंसेप्ट के साथ जाएँ, किसी बुक के साथ ना जाएँ। वैसे आपको चाहिए कि जब कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएं तो तीनों बुक्स के अगर आप टाइम निकाल सकते हैं आपको निकालना चाहिए। पंजाब टेक्स्ट बुक,
नेशनल बुक फाउंडेशन और केपीके, इन तीनों की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया करें तो यकीनन इसके बाद आपके लिए पेपर जो है वो बहुत आसान होगा। हाँ, वो कहीं से भी बने, उन्हीं से रिलेट होगा किसी न किसी तरीके से, कुछ भी बाहर से चीज़ नहीं होगी। आई होप के दिस वुड हैव बीन इंफॉर्मेटिव फॉर यू। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, you can contact my WhatsApp number, but if you have not subscribed yet, you must subscribe it right now, and you should share it with your friends. Take care, stay blessed, take care of your friends and your family especially. Stay blessed. We'll see you next time. Till then, Allah Hafiz.